हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने आपसे बोला था और वादा भी किया था। वादा क्या था? हमने बोला था कि कल से मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो दिन आ गया है। मैं आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉलीमर का मतलब पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, चाहे आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, या आप हो सकता है 10+2 में हो, या डिप्लोमा में हो सकता है। अगर आप पॉलीटेक्निक से होंगे, किसी भी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, या आप चाहे कोई भी हो, चाहे आपका एमपी का हो, बिहार का हो, या आप यूपी पॉलीटेक्निक के हो, या आप आईआरटी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको पॉलीमर चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिलेबस में भी है। आप केमिस्ट्री के भी सिलेबस में है। केमिस्ट्री के साथ साथ अगर जिन लोगों का स्पेशलाइजेशन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी होगा, या बोल सकते हैं प्लास्टिक ब्रांच जो होगा, ठीक है, उनको भी ये पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। बस ये है कि डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्लास्टिक ब्रांच है तो उनको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, और अगर प्लास्टिक ब्रांच नहीं है तो आपको कुछ टॉपिक, मतलब मैं वो आपको बीच बीच में बताते चलूंगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का मतलब कोई भी एसएससी वगैरह, तो उसमें भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कई बार पूछ लेता है कि भाई ये पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, या टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ऑप्शन दे देगा 4। तो उस तरह का आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। आप देखेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, कंपटीशन वाले। बाकी अगर आप देख लें नीट और उसमें जेई में, तो उसमें पॉलीमर चैप्टर हटा दिया गया है, तो उनके लिए तो स्पेशली नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ किन किन लोगों के लिए है। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यहाँ से क्वेश्चन मतलब पॉलीमर से बनता ही बनता है। आपको अभी बताया जाएगा ढेर सारे स्ट्रक्चर, ढेर सारे मॉलिक्यूल, फार्मूले, ठीक है, उसका यूज बताया जाएगा। यूज के साथ साथ ढेर सारी ऐसी बताए जाएंगे। बस मैं आपको एक सिलेबस मतलब ऐसे ही ओरली एक बार बोल दे रहा हूँ, सिलेबस कौन कौन सा है, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले है मतलब सिलेबस में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में आपको हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, कास्ट, एबिलिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। इतने ये आपका पहला इंट्रोडक्शन, मतलब पहले लेक्चर में हो सकता है ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, दूसरा आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें क्या क्या रहेगा? डिफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, ओलिगोमर, रेजिन, प्लास्टिक, फंक्शनलिटी, पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। फिर इसमें क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, लीनियर ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, होमोचेन एंड हेट्रोचेन पॉलीमर, प्लास्टिक्स, रबर एंड फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन पॉलीमर, आइसोएक्टिक एंड सिंडियोएक्टिक एंड अटैक्टिक पॉलीमर। फिर उसके बाद चौथा आता है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, स्टेप वाइज आर कंडेंसेशन एंड चेन वाइज आर एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड दियर कंपेरिजन, मतलब उनका कंपेयर करेंगे कैसे कैसे है। फिर को पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ को पॉलीमराइजेशन लाइक ब्लॉक, ग्राफ्ट कोपॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमर बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंड रैंडम कोपॉलीमर। ये चौथा टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं जो चौथा मैं बता रहा हूँ, ये आपका चैप्टर भी समझ लीजिए, चैप्टर टाइप का रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट ये पांचवा हो जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय डिफरेंट मेथड, दैट इज जैसे लाइट स्कैटरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी मेथड। फिर उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, सिग्निफिकेंस एंड इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी, दैट इज विस्कोसिटी की वैल्यू। फिर आपका छठा है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको इसी में क्या क्या आएगा? बल्क पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, इमल्सन पॉलीमराइजेशन एंड दियर कंपैरिजन। फिर लास्ट है डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स, टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन, थर्मल, मैकेनिकल, डिग्रेडेशन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स,
डिग्रेडेशन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इतना मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड आपके मॉलिक्यूलर वेट वगैरह से रिलेटेड, या जो आपके एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये सब का जो न्यूमेरिकल लगता है वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, प्रयास ये करूंगा कि आपको कई चीज़ें इसी से मिल जाएंगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपके पेपर में आने वाला है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें पहले, जैसे हिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट किया है उसको हमने पहले से ही बोर्ड पे लिख लिया है, क्योंकि डेट वगैरह सब एग्जैक्ट याद नहीं रहता है, इसीलिए हमने उसको कुछ लिख लिया है। तो पहला लेक्चर आपको थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत कम रहेगा। फिर दूसरे लेक्चर से आपको स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरियत कम होगा, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको बोर ना महसूस होने दूं। नेक्स्ट लेक्चर से आप देखेंगे तो आपको मैं मॉडल स्ट्रक्चर लेकर भी दिखाऊंगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ रसायन एकेडमी के चैनल पे। देखिए, पहले हिस्ट्री है इसका, हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक। द डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक हैज इवॉल्व फ्रॉम द यूज ऑफ नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल ईजी जैसे च्युइंगम, सिलैक, टू यूज केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल मटेरियल ईजी नेचुरल रबर, नाइट्रोसेलुलोज, कोलेजन, गैलाराइट, एंड फाइनली टू कंप्लीट सिंथेटिक मॉलिक्यूल ईजी बैकेलाइट, इपॉक्सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो आपका प्लास्टिक का डेवलपमेंट हुआ है उसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक नेचुरल प्लास्टिक के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब उसका मटेरियल क्या हो सकता है, च्युइंगम हो सकता है, स्लैक हो सकता है। अब इसको हम लोग, और नेचुरल मटेरियल एक आपका नेचुरल रबर हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज हो जाएगा, कोलाज हो जाएगा, कोलेजन हो जाएगा, फिर उसके बाद गैलालाइट हो जाएगा। और इसी का हम लोग एक फाइनली एक कंप्लीट सिंथेटिक मॉलिक्यूल हमको मिला था बैकेलाइट। ठीक है, जो कि सबसे पहले आपका खोजा गया था, बैकेलाइट ही था। फिर उसके बाद उसको अभी मैं पूरा बताऊंगा बैकेलाइट कब खोजा गया, पूरा उसको हमने मेंशन किया है। और कई ऐसे मतलब नाम हैं जिनका डेट, उसमें डेट नहीं मतलब सन लिखा हुआ है कि किस एज में वो खोजा गया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर पर्क्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पर्किसाइन नाम का एक आपका प्लास्टिक मटेरियल था, तो उसको उन्होंने क्या किया था, खोज किया था, इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर पर्क्स इन 1855 एंड इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। इसको हम लोगों ने फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक बोला गया था, भाई उन्होंने बनाया था या उसको सिंथेसाइज किया था। ठीक है, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेलुलोज, सेलुलोज से ये मैन्युफैक्चर किया गया था या बनाया गया था। ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एज अ सॉल्वेंट। तो एज अ सॉल्वेंट का मतलब ये है कि भाई नाइट्रिक एसिड जो है वो उसकी मात्रा अधिक होगी। मतलब जैसे ये होता है कि भाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या समझते हैं, सॉल्वेंट का मतलब ये होता है जिसमें घोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं तो चीनी उसमें मिलाते हैं और नींबू वगैरह मिलाते हैं। अब कैसा शरबत हो सकता है भाई, किसी को नमक वाला शरबत अच्छा लगता हो, किसी को कोई भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो शरबत में, शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब पानी हो जाएगा उस केस में। मतलब किस में घोला जाता है, पानी में घोला जाता है। तो पानी में घोलने का मतलब क्या है, वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। जिसमें घोला जाता है वो आपका सॉल्वेंट है, जिसको घोला जाता है वो आपका सोलूट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड क्या है, एज अ सॉल्वेंट हमने यूज किया है। फिर उसके बाद द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस कॉमनली नोन एज सेलुलोज नाइट्रेट। इसका मतलब जैसे आप उसका रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने के बाद जो बनता है वो सेलुलोज नाइट्रेट के फॉर्म में बनता है, और उसको हम लोग पायरोक्सिलिन भी बोलते हैं। कुड बी डिजॉल्व इन एल्कोहल, एल्कोहल में उसको घुलाया जा सकता है। फिर एंड हार्डेंड इनटू अ ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, मतलब जैसे आप किसी चीज को, जैसे आप देख लीजिए, जैसे एक कार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कार में आप बैठे रहते हैं, अगर उसमें जो पेंट किया रहता है तो अंदर से आप देख सकते हैं, देखते होंगे, मतलब कार वगैरह में ऐसा रहता है भाई, बढ़िया लग्जरी गाड़ी में देखते हैं
तो पेंट किया रहता है अंदर से, मतलब तो बाहर से कोई बंदा आपको अंदर वाले को नहीं देख सकता है, लेकिन अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है। तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब किधर से, अंदर से ट्रांसपेरेंट है, बाहर से ट्रांसपेरेंट नहीं है। और अगर आप सामने वाला शीशा उसको देख लीजिए, जिधर से भाई ड्राइवर जो बैठता है, तो वहां से आप देखेंगे तो वो क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का मतलब ये हो गया, या पॉलीथीन वगैरह हो गया, पॉलीथीन जो आपके ट्रांसपेरेंट आती है, ठीक है। या आप ये ले लीजिए, जैसे आप ट्रांसपेरेंट जब एग्जाम टाइम में आप क्या करते हैं, जिसमें हम लोग पेन वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं, तो पॉलीथीन टाइप का रहता है, बैग रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई, बैग रहता है, तो वो प्लास्टिक का बना रहता है। तो कुछ में तो भाई कार्टून वगैरह बना रहता है, कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रांसपेरेंट रहता है, या एग्जाम के लिए सीधे मतलब सब में स्ट्रिक्ट बोल दिया जाता है कि आपके पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। या कभी कभी पेन के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कोई ऐसा पेन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। तो वहां पे ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि पारदर्शी, मतलब आर पार दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आर पार, पारदर्शी का मतलब वही है ट्रांसपेरेंट। एंड इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल मतलब जैसे आप अभी हो सकता है कई चीजें आपने सुना होगा। एक तो पहला नंबर, जब आप उसका इलास्टिसिटी आप पढ़े होंगे, अगर इंटर में आपने पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूं। उसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक में होता है, यंग मॉडुलस वगैरह, या इलास्टिसिटी बोला जाता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वो वहां पे बताया गया है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे मतलब आप क्या करते हैं, कोई रबड़ हो गया, ठीक है, उसको आपने खींचा तो एक लिमिट होती है उसकी, उससे ज्यादा अगर आप खींचते हैं तो हो सकता है वो टूट जाए, तो वो उसमें होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, इलास्टिक फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, अगर दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। इलास्टिक मतलब क्या होगा, उसको खींचा जा सकता है, या मान लीजिए वैसे नहीं दिख रहा है अभी, फिलहाल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए इलास्टिक का मतलब क्या आपको पता है, या आपने सुना होगा, जैसे होता है भाई पैंट वगैरह होता है, आप लोअर वगैरह आप पहनते हैं तो उसमें भी इलास्टिक लगा रहता है, ठीक है। या गर्ल्स क्या होती हैं अपने चोटियों में, मतलब जो बालों में चोटियां बनाती हैं तो उसमें इलास्टिक यूज करती हैं, तो वो भी क्या है, इलास्टिक, मतलब वो इलास्टिक मटेरियल टाइप का रहता है, दैट कुड बी मोल्डेड व्हेन हीटेड। अगर उसको हम लोग हीट कर दें तो उसको क्या बनाया जाता है, मोल्ड किया जा सकता है, या उसको क्या किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी आपके सीनियर अभी गए थे, उसमें क्या नाम है, लखनऊ में है सीपेट, नाम सुना होगा, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है, वैसे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सीपेट लखनऊ में है, तो वहां पे क्या होता है मोल्डिंग के लिए, मतलब मोल्डिंग क्या बहुत ऐसी ऐसी वो है, तो बच्चों ने दिखाया, मतलब वहां से तो कुछ वीडियो क्लिप लेके आए थे, तो उसमें दिखाया कि सर ये देखिए ऐसा कुछ ये है, इसको क्या करते हैं, मतलब उसमें एक ऑपरेटर्स रहता है, उसमें रख करके जिस डिजाइन का चाहेंगे उस डिजाइन का वो बॉटल का शेप दे देते हैं। छोटा छोटा रहता है, बहुत खर्चा नहीं होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसी के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। ये यहां तक हो गया। वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक वाज बैकेलाइट, मतलब संसार का सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक मतलब पूरी तरह से संश्लेषित प्लास्टिक जो था वो किसका था, मतलब कौन था, बैकेलाइट था। उसको किसने इन्वेंट किया था, लियो बैकलैंड ने। वो कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। और कब खोजा था उन्होंने, 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1907 में इन्होंने लियो बैकलैंड ने बैकेलाइट का खोज किया था। फिर उसके बाद पीवीसी का किया गया, पीवीसी 1912 में, सिलोफेन 1913 में, पीएमएमए पॉलीमेथिल मेथैक्राइलेट, और पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीएमएमए पॉलीमेथिल मेथैक्राइलेट 1924 में। 1933 में पॉलीथीन, जो आप पन्नी यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह जो यूज कर रहे हैं, उसकी खोज 1933 में की गई थी। फिर पॉलीयूराथेन, इसका खोज 1937 में हुआ था। फिर उसके बाद नायलॉन, जो आप बनियान वगैरह पहनते हैं, जैसे बहुत बोलते हैं ना नायलॉन का है, ठीक है, अच्छा माना जाता है। 1938 में इसका खोज किया गया था। इसको हम
के नाम से, पॉलीएमाइड 6 के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद 1944 में पॉलीस्टाइरीन पीएस के नाम से, आप कभी कभी ये पॉलीस्टाइरीन नहीं लिख के देता है, आपसे पीएस दे देता है और पूछ लेता है कि भाई पीएस का स्ट्रक्चर है, अब वहां आपको बता दिया पॉलीस्टाइरीन का आप नहीं बना पाए, बेंजीन के ऊपर रहता है, बेंजीन के ऊपर CH2, फिर उसके बाद N लगा दिया जाता है। मैं स्ट्रक्चर वगैरह आपको परेशान ना होइए, एक ऐसे ऐसे आपको बता दूंगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा पॉलीमर के बारे में। 1954 में पॉलीप्रोपाइलीन या PP के नाम से जानते हैं, तो ये 1954 में बनाया गया था। अब हम प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक इज अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ वाइड रेंज ऑफ synthetic or semi-synthetic organic compound that are malleable and can be molded into solid object। मतलब प्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, किसी मतलब वाइड रेंज, मतलब वाइड रेंज का मतलब एक आपका विस्तार रूप बोल सकते हो, सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, या सेमी सिंथेटिक अर्ध संश्लेषित बोल सकते हैं, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट आर मेलेबल, जो कि क्या किया जाता है, मिक्स किया जा सकता है या उसको मिलाया जा सकता है, एंड कैन बी मोल्डेड, उसको क्या किया जाता है, मोल्ड किया जा सकता है, या उसको हम लोग आकार दे सकते हैं। ठीक है, जिस आकार में आप चाहते हैं, मतलब जैसे आपने बोला कि जैसे हम किसी चीज का शेप देना चाह रहे हैं, या आप देखते होंगे अभी ढेर सारे टॉयज आते हैं, खिलौने आते हैं, तो वो सब खिलौने भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, तो उसका मतलब शेप दिया जाता है, तो उसको एक मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है कि उसी शेप का बनेगा, तो वो उसी शेप का बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया मोल्ड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड मतलब ठोस ऑब्जेक्ट के रूप में उसको मोल्ड कर दिया जाता है। प्लास्टिक आर टिपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। प्लास्टिक क्या होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, किसका, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब उसका बहुत मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि भाई आप देखेंगे उसमें एक, जैसे एक आपको बता दे रहा हूं कि एक तरह से पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, इसके बाद वाले लेक्चर में वही पॉलीमर के बारे में डिस्कस होगा। मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप अभी फिलहाल जैसे जहां भी बैठे होंगे या जहां भी होंगे, अगर लेक्चर देख रहे होंगे, आपने खाना बनाना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, या आटा सानना जानते हैं कि नहीं जानते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मम्मी को सानते हुए देखेंगे, तो वहां पे क्या है, जो आटा होता है वो छोटा छोटा क्या होता है, पार्टिकल टाइप जैसा होता है। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बोल सकते हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करते हो, एक तरह से वो क्या हुआ, मोनोमर उसको हम बोल सकते हैं। भाई एक एक अभी ऐसे फिलहाल उसको छोड़ दीजिए, अभी आप जहां बैठे होंगे या आपकी क्लास में बैठे होंगे, या आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज में एक क्लास का एक स्टूडेंट क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। ठीक, और उसी क्लास के सभी, अगर उनको देख लिया जाए, सभी स्टूडेंट को एक ले लिया जाए, ठीक, सभी एक क्लास के सभी स्टूडेंट को, तो उसके कंपेयर में जो आपका एक लड़का था, उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा उन सबको एक। भाई आपने क्या किया, एक पहले एक स्टूडेंट को लिया, अब क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, पूरे क्लास के स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, जैसे आपने हो सकता है उसका एक गेम खेला होगा, घग्घा रानी कितना पानी, अगर आपने खेला होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, चेन बनाते हैं, तो मैं आपको, और एक बीच में खड़ा होता है, तो वो कहता है घग्घा रानी कितना पानी, फिर ऐसे करके बंद करके नीचे करता है, तो लोग बोलते हैं इतना पानी, ऐसे करके ऐसे खेलते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, आप अपनी क्लास में हैं, तो एक दूसरे से मान लीजिए हाथ पकड़ के बनाया, एक चेन बनाया, ठीक है, एक सर्कल बना लिया, तो वो एक तरह से क्या हो गया, पॉलीमर बन गया। आपने देखा कि मतलब छोटे छोटे, या आप अपने आप को छोटे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब आप अकेले हैं, तो इसका मतलब आप क्या हुए, सिंगल यूनिट हुए, और सिंगल यूनिट का मतलब वो क्या कहलाया, मोनोमर। ठीक है, और सब पूरी क्लास मिला करके, या पूरी क्लास छोड़ दीजिए, आप पूरे कॉलेज की बात कर लीजिए, अगर आपके कॉलेज में मान लीजिए 3000 लोग हैं या 4000 लोग हैं, जितने भी हैं उन सबको मिला करके एक क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। और हमने जो आपको एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, आटा वाला, कि आपने क्या किया,
ये जो आटा का छोटा छोटा पार्टिकल है वो आपका क्या 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 कहलाएगा, मोनोमर। लेकिन अगर उसमें हम क्या करें, थोड़ा सा पानी मिला दें और पानी मिला के हम लोग गूंथना शुरू कर दें, तो पानी मिलाने की प्रक्रिया और गूंथने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, पॉलीमराइजेशन। बाकी मैं आगे ये सब चीजें बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको बता रहा था कि ये जो हमने बात किया है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन हो गया। और फिर उसके बाद जो आपका आटा बन के आया, मान लीजिए गूंथ लिया, गूंथने के बाद आपका आटा एक लोई बन के आया ना, तो उस लोई को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के एक बड़े मॉलिक्यूल का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो गया, हाई मॉलिक्यूलर मास, बट दे ऑफन कंटेन अदर सब्सटेंस। मतलब और अलग अलग भी सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं। दे आर यूजुअली सिंथेटिक, सिंथेटिक भी हो सकते हैं या संश्लेषित बोल सकते हो। मोस्ट कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, लगभग लगभग कई पेट्रोकेमिकल से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिराइव करते हैं या उससे प्राप्त करते हैं। बट मेनी आर पार्शियली नेचुरल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इन सबका मतलब जैसे आपको पॉइंट वाइज करके आप लिखिएगा। मैंने ऐसी जगह थोड़ा कम, मतलब मैंने सोचा कि कम जगह में ज्यादा चीजें दे दें। तो इसको क्या करिएगा, पॉइंट वाइज, जैसे हमने कॉमा लगा दिया है, इसको जैसे लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, कॉपी में आप लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स लेने के लिए आप क्या करिए, पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज का मतलब ये ऐसे 1 2 3 करके ऐसे लिखिए। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट का पूरा बताते चल रहे हैं आपको कि क्या, पहला क्या है आपका, लाइट इन वेट। मतलब आपका जो प्रॉपर्टीज, मतलब प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, हल्का होता है। ठीक है, वेट में वो क्या होता है, हल्का होता है। फिर दूसरा क्या है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। गुड थर्मल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब ये है कि वह सामग्री जो बिजली, मतलब इलेक्ट्रिकल, बिजली और क्या हो, गर्मी को क्या करता हो, अपने आप से गुजरने ना दे। मतलब जैसे क्या हुआ कि भाई, जैसे मान लीजिए ये हो गया कपड़ा, आपने कपड़ा देखा, या सिल्क वाला या उसकी ऊनी जो हो गया, ऊन का जो कपड़ा होता है, ऊन का कपड़ा, जैसे स्वेटर वगैरह हो गया, स्वेटर हो गया, कंबल हो गया, ये सब क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होती है, गर्मी होती है, वो उससे बाहर नहीं जाने देते हैं। अगर आप उसको पहन लिए तो 100% आपको गर्मी लगेगी। अगर आप इस समय प्रेजेंट टाइम में, जब ये आप देख रहे होंगे, जब देख नहीं रहे होंगे, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई स्वेटर पहन लीजिए या कंबल ओढ़ लीजिए, गर्मी 100% लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ गया, कोरोजन रेजिस्टिविटी। कोरोजन रेजिस्टिविटी का मतलब संक्षारण प्रतिरोधकता। ठीक है, तो संक्षारण प्रतिरोधकता का मतलब ये है कि आपका जो उसमें कोरोजन को क्षरण करने में क्या करता है, रोकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता, मतलब हमने अभी आपको पहले भी बताया है, आर पार दिखने वाला। ठीक, फिर उसके बाद इजी मोल्डिंग। इजी मोल्डिंग का मतलब ये है कि आसानी से उसको क्या बोल सकते हो, मोल्डिंग का मतलब ये होता है कोई चीज ढालना, मतलब किसी चीज को आप ढाल रहे हैं या अपने आप को खुद, जैसे कभी कभी होता है भाई, किसी चीज किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो बहकावे में मत आइए। तो वैसे ही बहकावे का मतलब अपने आप को किसी दूसरे के रूप में ढाल रहे हैं, तो वो ढालिए नहीं अपने आप को, आप अच्छे रूप में ढालिए अपने आप को। और वैसे ही क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का हमको ढलाई करना है, या आप देखते होंगे घरों वगैरह में ढलाई वगैरह होता है, छत की ढलाई होती है, तो वैसे ही हमारे प्लास्टिक मटेरियल जो बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है मोल्डिंग करना, उनकी ढलाई करना। ठीक है, तो ढलाई करने के लिए किया जाता है इजी मोल्डिंग, आसानी होता है। इजी वर्क एबिलिटी, इजी वर्क एबिलिटी मतलब आसानी से कार्य क्षमता, मतलब कार्य क्षमता, बहुत आसानी से चीजें, बहुत ज्यादा आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद केमिकल इनर्टनेस। केमिकल इनर्टनेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, उसमें देखते हैं कि केमिकल जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल का नाम वैसे ही समझ में आ रहा है। जैसे इसमें केमिकल इनर्टनेस का मतलब ये हो गया कि इसमें आप क्या करते हैं,
कोई भी आप एसिड वगैरह रख रहे हैं, ठीक है, एसिड रखने का मतलब आपको बताया ना कि जैसे कोई बॉक्स है उसमें आप एसिड रख देते हैं तो वो जलता नहीं है, ठीक है। तो जलने का ना मतलब का यही है कि केमिकल इनर्टनेस का मतलब यही हो गया आपका कि केमिकल को, कोई भी कंसंट्रेटेड केमिकल है, कंसंट्रेटेड केमिकल का मतलब मान लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, लीकर अमोनिया हो गया, ढेर सारे ऐसे हैं जो कंसंट्रेटेड होते हैं भाई, वो जल सकते हैं, तो उनको भी प्लास्टिक के डब्बे में रखा जा सकता है। बट सब चीजें नहीं, मतलब सभी एसिड नहीं रखे जाते हैं। वैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 को प्लास्टिक में नहीं रखा जाता है, वो कांच के बोतल में ही रखा जाता है। मैं गलती से मुंह से निकल गया कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं रखा जाता है। बाकी और भी कई कंसंट्रेटेड आते हैं जिनको उसमें रखा जाता है, प्लास्टिक के डब्बे में रखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हमने जो बोल दिया गलती से, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ आपसे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका लो थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कम तापमान का हो, जैसे किसी चीज का एरिया लेंथ, और फिर उसके बाद उसके वॉल्यूम में मान लीजिए आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तापमान में वृद्धि करने को वो क्या करता है, कम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट है, कहां पे थे, लो थर्मल एडसिवनेस मतलब आप देखते हैं चिपकाने वाले पदार्थ हमने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, अगर उसको थोड़ा सा हीट करिए ना तो उसमें चिपक आने लगती है, आप देखते होंगे, या अगर आपको याद होगा, अगर कभी आपने किया होगा, हम लोगों ने बचपन में, मतलब मैं बचपन में किया हूँ, क्या होता था, जैसे हम लोग रामायण वाला पार्ट करते थे थोड़ा बहुत, छोटे छोटे बच्चे मिलकर के, तो उसमें क्या होता था, धनुष हमने बना लिया, लेकिन जो तीर होता था, तीर के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर उसमें, अगर आपने नाम सुना होगा डामर का नाम, अगर डामर मिल जाता था, जो तारकोल बोलते हैं, तारकोल मिल जाता था तो अच्छी बात, नहीं मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, एक सीख आती है, मोटी सी सीख, मूजा अगर नाम आपने सुना होगा, उसमें क्या होता था, एक पतली एक डंठी जैसे रहता था, तो उसको सुखा करके फिर उसमें क्या करते थे, थोड़ा सा पॉलीथीन, मतलब कहीं गिरा रहता था, उसको क्या करते थे, जो गांव वगैरह में अलाव जलाया जाता था वहीं पे गर्म करके उसको उसी पे लगा देते थे, जिससे वो थोड़ा सा उसका वजन, वेट बढ़ जाता था। फिर उसके बाद ऐसे करके बढ़िया खींच के मारते थे उसको, तो मतलब एक डायरेक्शन में जाता था, क्योंकि वो उसका वजन रहता था। अगर वजन नहीं होता तो वो तीर इधर उधर जाने लगती थी, क्योंकि सीधा तो इतना तेज जाएगा नहीं, और उसमें थोड़ा सा वजन रहेगा, तो उसके कंपेयर में बिना लगा हुआ जो हम लोग लगाते थे पॉलीथीन का गर्म करके, वो और उसके कंपेयर में तो वो तेजी से जाता था। तो उसका मतलब ये है कि एडसिवनेस, उसमें मतलब उसको थोड़ा सा हीट किया, तुरंत वो क्या हो जाता था, चिपकने लग जाता था, ठीक है। लो फैब्रिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका निर्माण के काम में, या जैसे कम निर्माण के काम में हो सकता है। फिर डेकोरेटिव सरफेस इफेक्ट का मतलब आप डेकोरेशन में आप क्या करते हैं, जैसे कोई किसी चीज को साज सज्जा करा रहे हैं, ठीक है, या अभी मान लीजिए आपके यहाँ फ्रेशर वगैरह, फेयरवेल वगैरह कभी होता है, तो उसमें आप डेकोरेट करते हैं, चीजों को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने में क्या करते हैं, चिपकाना शुरू कर, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना करके, तो उसको हम लोग डेकोरेटिव सरफेस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, यह सजावटी सतह प्रभाव बोलते हैं। फिर उसके बाद लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इसका रख रखाव का जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कम लगता है। फिर लो सॉफ्टनिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी आपका उसका जो पदार्थ का ताप जो होता है वो कम पिघलता है, कम पिघलने मतलब लो सॉफ्टनिंग पॉइंट का मतलब कम पिघलता है। तो वहां पे उस केस में जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कभी कभी हीट करते हैं, हीट किए तो आसानी से हीट हो जाता है, कुछ रहते हैं, कुछ होता है मतलब उधर इधर जलाया नहीं, खत्म हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि किस चीज का, मतलब कौन सा, जैसे अलग अलग होता है ना, जैसे बैकेलाइट हो गया, पॉलीथीन अलग हो गया, पीएमएम में अलग है, तो अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर। फिर इसके बाद आता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आपका उच्च अपवर्तनांक बोलते हैं।
उच्च अपवर्तनांक होना चाहिए। गुड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ का मतलब वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए। डायमेंशन स्टेबिलिटी, डायमेंशन स्टेबिलिटी का मतलब उसकी जैसे मान लीजिए डायमेंशन का मतलब ये है, ऐसे ही आपको खुद समझ में आ जा रहा है कि किसी चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको किसी डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए किसी डायरेक्शन का मतलब ये है जैसे ऊपर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, नीचे भी बढ़ा सकते हो किसी चीज का, वो डायरेक्शन का मतलब ये हुआ। डायमेंशन का मतलब वो आपका ये भी हो सकता है केवल, वैसे डायमेंशन यहाँ पे 3 केस में हो सकता है। 3 केस का मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तीनों रहेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे आप कोई भी प्लास्टिक मटेरियल बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। फिर उसके बाद टफनेस, तो टफनेस के केस में ये क्या हो जाएगा कि ये कठोर होता है, मतलब अगर जब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, गला करके बना देते हैं तो वो क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज थी, मतलब ये कठोर भी होता है। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद इसका यूज क्या है, यहां तक आज बताएंगे आपको इस लेक्चर में। तो इसके यूज के डिसएडवांटेज पहले देख लीजिए। सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो आप देख रहे हैं कोमल बोल सकते हो, यहां देखिए सॉफ्ट, वैसे सॉफ्ट मतलब मुलायम बोल सकते हो, तो कोमल भी बोल सकते हो, कोमलता होता है। पुअर डक्टिलिटी, पुअर डक्टिलिटी का मतलब ये है तन्यता, या बोल सकते हो कमजोर, ठीक है। पुअर डक्टिलिटी मतलब कमजोर होता है। भाई अगर ज्यादा तेजी से किसी चीज पे क्या कर दो, कोई पॉलीथीन अगर ले लिए हो, उसी को बहुत तेजी से खींच दिए तो वो क्या होता है, धीरे 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 फैलने लगता है। एक ऐसा टाइम आता है वो फट जाता है, तो वो क्या होता है, पुअर डक्टिलिटी, ठीक। लो हीट रेजिस्टेंस, लो हीट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कम ताप पर आपका, कम ताप प्रतिरोध बोला जाता है, कम ताप प्रतिरोध। फिर इम्ब्रिटलमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, इम्ब्रिटलमेंट ऑफ लो टेम्परेचर का मतलब ये इम्ब्रिटलमेंट एट लो टेम्परेचर, तो इम्ब्रिटलमेंट एट लो टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि किसी अधिक मात्रा पे, ठीक है, नहीं अधिक मात्रा, इसमें ये क्या हो जाता है कि अधिक कम ताप पर, कहां गया, लो हीट रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद हाँ एम्ब्रिटलमेंट एट लो टेम्परेचर, एम्ब्रिटलमेंट एट लो टेम्परेचर का मतलब कम ताप पर क्या होता है, भंगुरता। हमने आपको बताया भी कि भाई ज्यादा अगर बहुत लो टाइम टेम्परेचर पे ही आप उसको हीट कर दीजिए तो वो क्या होता है, टूटने लग जाता है, टूटने लग जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल हमने बताया भी, अगर आप क्या करिए, कोई पॉलीथीन ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ही पॉलीथीन लीजिए, उसको गर्म करिए, थोड़ी देर आप बाद देखते रहेंगे कि वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से गिरने लगेगा, टूट टूट के गिरने लगता है, क्योंकि वो भंगुर टाइप का रहेगा। तो वो क्या होता है, कम टेम्परेचर पे ही वो भंगुर हो जा रहा है। फिर इसके बाद डिफॉर्मेशन अंडर हैवी लोड, डिफॉर्मेशन अंडर हैवी लोड का मतलब यहाँ पे इस केस में वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर ज्यादा आप लोड किसी चीज पे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपना आकृति बदल देगा, या उसको क्या बोलते हैं, अपना आकार बदल देगा। जैसे बोलता है ना कि ये कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, बोलता है ना, ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देगा। तो वैसे ही यहाँ पे डिफॉर्मेशन अंडर हैवी लोड, मतलब अगर आप किसी चीज पे उसका अधिक लोड देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपना आकार चेंज कर देगा। आकार चेंज करने का मतलब यही है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक सीधी पाइप आपने ले लिया, मैं आपको ऐसे एग्जांपल, एक सीधी पाइप आपने लिया, उस पर कोई चीज आप लोड दे दीजिए, लोड देंगे तो क्या हो जाएगा, पाइप थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रोक दिया हमने, एक यहाँ रोक दिया, और बीच में क्या करिए, 20 किलो का, 20 kg का वेट रखेंगे, 20 किलो ज्यादा हो गया, 10 किलो का भी कर देंगे, तो वो पाइप क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, बेंड ऐसे ही हो जाएगा। या मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइरल है,
अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा ही वेट ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, इस पे क्या कर रहा हूँ, एक कैंची ले रहा हूँ, ठीक है, इसको इसमें फंसा दे रहा हूँ, तो हमने मान लीजिए ये सीधा लिया है, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेंड हो गया ना, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी आकार को क्या कर दे रहा है, चेंज कर ले रहा है। वजन के थोड़ा सा भी वजन हम लोग अगर ये इसके कंपेयर में भाई ये वजन है ज्यादा, क्योंकि ये स्पाइरल है, स्पाइरल हल्का होता है, तो इस केस में ये क्या कर दे रहा है, ये अपने आप का डिफॉर्मेशन कर दे रहा है अंडर द हैवी लोड, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपने पास रहेगा बहुत ज्यादा, तो एक रूम में तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो मेरे पास हो सकता है मैं उसको करके दिखा देता हूँ। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए। फिर उसके बाद मैं आपको तुरंत इसको मिटा दे रहा हूँ, आप 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं ऐसे ही मैं बताते चलूंगा आप ऐसे देखते चलेंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। आप लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि भाई हमने यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा था। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे पहले कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिए और लिखते रहिए, जो चीज बताया जाए सुनते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद मैं इसका यूज बता दे रहा हूँ, फिर ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं उसके बाद यूज बताता हूँ। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका यूज बताते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे कोई भी, 1 घंटे से ज्यादा कोई भी लेक्चर नहीं होगा, कम हो सकता है। और कभी कभार मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं मतलब लगातार चल रहा है, तो भाई उसमें टाइम लग जा सकता है, तो इस वजह से उसकी बात अलग है। ये आज वाला थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्यादा है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। और जो सिलेबस हमने बोला है वो सिलेबस प्रॉपर आपको कंप्लीट करा के देंगे। देखिए हेडिंग डालिएगा, यूजेज ऑफ प्लास्टिक। यूजेज ऑफ प्लास्टिक हमने पहला, देखिए स्टार्टिंग में हमने पहले से इसलिए लिख लिया था क्योंकि उसको लिखने में कम से कम हमको आधे घंटे से ज्यादा लिखने में लग जाएगा, फिर समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए हमने पहले से ही लिख लिया था, ठीक है। यूजेज ऑफ प्लास्टिक, पहला यूज क्या हो जाएगा, फर्नीचर बनाने में। आप नाम जान, फर्नीचर का मतलब समझ गए, कुर्सी वगैरह हो गया, प्लास्टिक की कुर्सी आती है, फर्नीचर हो गया। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, मेकिंग इलेक्ट्रिक गुड्स, मतलब इलेक्ट्रिक के गुड जितने भी आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए जो बटन यूज करते हो, टिप टप करते हो ना, ऑन करने वाला, ऑफ करने वाला, स्विच हो गया, ठीक है। ढेर सारे ऐसे हैं जो उसमें प्लग हो गया, ये सब उसी से ही बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं, और प्लग वगैरह तो उससे बनाया जाता है आपका बैकेलाइट से। फिर इसके बाद हाउस होल्ड आइटम, तीसरा है हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड आइटम। हाउस होल्ड आइटम कौन कौन से, कॉम्ब हो गया, कंघा जिससे आप बाल कंघी करते हैं, कॉम्ब। फिर उसके बाद आपका टॉयज,
खिलौने। फिर इसके बाद आपका है लेंसेस, लेंसेस। टूथब्रश, टूथब्रश जान रहे हैं ना, मंजन करने वाला। अगर नहीं जान रहे मैं दिखा भी दे रहा हूं, ये टूथब्रश, ठीक है, दिख रहा है ना। टूथब्रश हो गया। कॉम्ब भी दिखा दे रहे हैं, ये कंघा भी देख लीजिए, ये कंघा। खिलौने तो भी यहाँ खिलौने नहीं है, ये खिलौने भी दिखा देता क्योंकि हम बच्चे नहीं रह गए हैं। ETC ये हो गया। चौथा है आपका फ्लोर एंड लाइन वॉल लाइनिंग। फ्लोर एंड वॉल लाइनिंग्स मतलब आप फ्लोर का मतलब फर्श वगैरह पे, फर्श बनाने में भी यूज होता है। और फिर उसके बाद वॉल लाइनिंग देखते होंगे, जैसे बहुत लोग अपना अपना स्टूडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखते हैं वॉल में क्या करते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल से बढ़िया बढ़िया उसमें डेकोरेट करते हैं उसको बढ़िया से, ऐसे डिजाइन में। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ लगाया, कुछ यहाँ लगाया, कुछ यहाँ लगाया, ऐसे करके क्या करते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल से लगा करके बढ़िया डिजाइन से बना करके उसको क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, वॉल लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है। या आप कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग इसी का प्लास्टिक का ही दीवार पे ही चिपकवा देते हैं, जिससे देखने में दीवार वगैरह अच्छी लगती है। ठीक। फिर इसके बाद है आपका वाटर प्रूफ फिल्म, पांचवा, वाटर प्रूफ फिल्म। वाटर प्रूफ फिल्म का मतलब कोई भी पॉलीथीन ऐसा इस टाइप का हो जिसमें मतलब कोई चीज रखने पे, जैसे मान लीजिए आपने रख लिया है तो उसके ऊपर अगर पानी भी पड़े तो कोई प्रभाव ना पड़े, वो पानी को क्या करे, रोक सके, मतलब उसमें पानी उसके अंदर ना जाए, तो ऐसी फिल्म या परत बोल सकते हो। ठीक है, वाटर प्रूफ फिल्म। फिर इसके बाद छठा है आपका कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इंसुलेटर, कोल्ड स्टोरेज इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शीत भंडारण से गोदामों में गर्मी के हस्तांतरण को क्या करता है, ये काम करता है कोल्ड स्टोरेज। प्लास्टिक का यूज हम जो करते हैं इसमें। फिर सातवां और लास्ट टीवी केबल। ठीक है, तो ढेर सारे ऐसे हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ, पहले आपको पॉलीमर के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपका इसका यूज वगैरह हमने बता दिया है। पहला टॉपिक जो हमने बताया था उसमें ये सब पूरा आ गया है। इसके बाद आपका बताया जाएगा कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, इन सब के बारे में जो हमने आपको बताया है। और इसका जो सिलेबस होगा, मैं जो सिलेबस आपको पढ़ाने चल रहा हूँ उसका जो सिलेबस होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक PDF के फॉर्म में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपका थोड़ा बहुत, जैसे क्योंकि आज पहला लेक्चर था और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का ज़्यादा था, तो थियरी का पोर्शन था, इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको इंटरटेन नहीं हुआ होगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन मिलेगा। ठीक है, और साथ में साथ इंटरटेन के साथ मैं पढ़ाता भी मेहनत करके, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बता रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, और जो कोई लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय करते रहिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।